वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 175 है यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रश्नों पर, यानी इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 175 तक पहुँच सकते हैं। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें आपको मिलेंगे फुल टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 6 से 7 सेकंड का टाइम मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम? बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, और इसको भी कब समाप्त कर दिया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये प्रश्न बड़ा पूछा गया है एग्जाम में, न केवल स्टेट पीसीएस में बल्कि दूसरे कंपटीटिव एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये कौन सा अधिनियम था? ये था चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर डी। ये नंबर है जिस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम एक ही बात है। 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी संख्या 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। ठीक है, यानी भारतीयों के फेवर में बात हो रही है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, और लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे या नियुक्त हुए थे। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, यूपीएससी ने भी इससे सवाल बनाए हैं। एलिजा इम्पे का अगर नाम याद हो तो पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वही थे, लेमेस्टर नहीं थे। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही की गई थी, अगले ही वर्ष 1774 में। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना अगले वर्ष हुई यानी 1774 में। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, न कि लेमेस्टर। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यवेद एवं आंग्लवेद विवाद, इन तीनों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी 1 2 3। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं, और भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ये कॉमनल अवार्ड शब्द जहाँ पर आए ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो सीधे लगा दीजिएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात हो रही है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की बात हो रही है। 1935 का अधिनियम इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में है क्या कहीं? नहीं है, तो डी लगाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत में संघ न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मैरिस ग्वेयर। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। कलकत्ता के रेगुलेटिंग एक्ट सर्वोच्च न्यायालय के एलिजा इम्पे, और इसके सर मैरिस ग्वेयर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम। कौन नहीं था इसमें? सी राजगोपालाचारी तो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है, इसमें जगजीवन राम भी थे, लेकिन एस राधाकृष्णन जो है वो नहीं थे सदस्य इसके। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 अक्टूबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें जो सी राजगोपालाचारी थे वो शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो सदस्य नहीं थे तो कुछ नहीं थे वो, मतलब कोई भी विभाग नहीं था उनके पास। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं हम? बताइए, या तो बी है या सी है। 26 नवंबर को। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ, और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस करने के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। किससे प्रभावित हुए वो? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश गणतंत्र से। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु यानी नामांकन के आधार पर, ठीक है, भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए। भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से अपनाई हैं, और एग्जाम की फेवरेट हैं, समय समय पर पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है, और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए के संविधान से हो गए, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू यूएसए के संविधान से,
ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये सी है इसका आंसर। मौलिक कर्तव्य हो गए सोवियत संघ रूस से। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? अभी बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर है, यूएसए। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यानी जुडिशियल रिव्यू हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसका आशय क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय विधान एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, यानी उन विधानों एवं आदेशों को वो शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ऐसा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय संसद न केवल नया राज्य बना सकती है बल्कि पुराने किसी राज्य की सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये तीनों चीज़ें एक ही संविधान के अनुच्छेद में लिखी हैं और उसका नाम है अनुच्छेद 3। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, उनकी सीमा और उनके नाम में परिवर्तन का अधिकार भारत के संसद के पास है। अनुच्छेद 3 के तहत होगा ये सारा का सारा। जबकि अनुच्छेद 1 की बात करें तो संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इसका उत्तर है 69वां संविधान संशोधन। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया और साथ ही अनुच्छेद 239A के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नंबर 17 पर आ जाइए। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है भाई? प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य है? सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर बी। तो नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, याद रखिएगा, जो कि काम क्या करता है? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? कटौती है तो किसी न किसी चीज़ में कटौती करनी होगी। बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी। तो बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन कहलाता है। इसके तहत सरकार के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा में पास ही ना किया जाए या पारित ना हो तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी और क्या होगा? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो देखिए, वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित ना होने का तात्पर्य यह है कि लोकसभा में सरकार का अल्पमत आ गया है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो है वो अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? क्या है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य? सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। तो देखिए, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अथवा तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाए। ये कुछ पॉलिटी के टर्म है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इनको सबको। तो इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम एक बार तो। धन्यवाद। बाकी आप इसकी पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें 20+ आपको टेस्ट मिलेंगे। उसमें करंट अफेयर्स पूरे साल की, प्रीवियस ईयर के प्रश्न और इम्पोर्टेंट जीएस के प्रश्न।